हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ हम लोग यहाँ पे अपना पॉलिटी के जो हमारे यहाँ पे सीएपीएफ के पीवाईक्यूज है उसको हम कंटिन्यू रख रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको यहाँ पे 5 वीडियोस देखने को मिलेंगे यहाँ पे पॉलिटी के पीवाईक्यूज से रिलेटेड पॉलिटी में, जिसमें पहला वीडियो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ, जिसमें हमने यहाँ पे 2014 और 2015 के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लगाए थे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे 2016 और 2017 के सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले भी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि जो भी आपके यहाँ पे बचे हुए सब्जेक्ट्स है वो सब हमारे ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। बस आपका यहाँ पे ज्योग्राफी बस आपका यहाँ पे चल रहा है, जिसमें 7 और 8 पार्ट आपका यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ पे जल्दी उसका भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो अगर आपने इससे पिछले वाले जितने भी यहाँ पे हमने जो सब्जेक्ट्स है उसके वीडियोस बनाए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे ये रिकमेंड करूंगा कि वो जरूर देख लेना। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पे दे रखा है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो सिंगल प्लेलिस्ट में मैंने यहाँ पे सीक्वेंस वाइज वहाँ पे वीडियोस को लगा दिए सब्जेक्ट वाइज, ताकि आपको इधर उधर सर्च करना ना पड़े। एक प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप सारे पीवाईक्यूज 10 साल के सीएपीएफ के आप लगा सकते हो। साथ ही साथ सीडीएस की पीवाईक्यूज भी आप जरूर लगा लेना, एज अ प्रैक्टिस आप लगा सकते हो। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मैंने दे दिया है, तो वहां जाके आप देख लेना, ठीक है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। ये सारी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेंगी और लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो के, तो वहां जाके आप ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और अगर आपको कोई भी कमेंट होता है या फिर मान लो आपको कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप यहाँ पे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2016 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसपे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे एंड के, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स ऑन। अब जैसे आपको पता है कि अभी तो चलो हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल 370 नहीं है, पर जब यहाँ पे ये था, जब पहली बार ये लागू हुआ था, बेसिकली यहाँ पे आपको पता होगा कि जेएनके का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता था। तो वो आपका जो है यहाँ पे वो कब लागू हुआ था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, 26 जनवरी 1957, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर होगा। और आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि ये बेसिकली जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हम जैसे देखते हैं ना, कि हमारा यहाँ पे एक हुआ था अडॉप्ट, एक होता है हमारी यहाँ पे अडॉप्शन डेट, और एक होती है यहाँ पे कि जब से वो इफेक्ट में आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 26 जनवरी 1957 है, ये है जब से वो इफेक्ट में आया, ठीक है। अडॉप्ट कब हुआ था, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना, अगर आप याद याद रख सकते हो तो। तो अडॉप्ट अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये अडॉप्ट हुआ था यहाँ पे 17 नवंबर को, ठीक है, 17 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो एक तो ये डेट याद रख लेना और एक ये डेट याद रख लेना। वैसे तो अब आर्टिकल 370 हट चुका है यहाँ पे 2019 में, पर इससे रिलेटेड शायद ही यहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन अब पूछा जाए। पर यहाँ पे एटलीस्ट आपको अगर थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कब यहाँ पे हटा था, एटलीस्ट आपको बस इतना चीजें पता हो तो बहुत अच्छी बात है, और कौन से आर्टिकल से रिलेटेड था, ठीक है। और देखो अब जैसे आर्टिकल 370 की हमने यहाँ पे बात करी, तो 370 के थ्रू ना जो आपका यहाँ पे जेएनके है, वो बेसिकली अपने यहाँ पे सारे मैटर्स अपने हिसाब से वो कर सकता था, एक्सेप्ट आपका डिफेंस से रिलेटेड कोई चीज नहीं कर सकता था, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड नहीं कर सकता था, और फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। इन तीनों चीजों को छोड़ के जो आपके जितने भी बाकी आपके मैटर बचे हैं, उसके लिए वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में जो चाहे वो चीज कर सकता था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अब यहाँ पे वापस से ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, 2016 में वापस से रिपीट हुआ है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराया था, जब आपका यहाँ पे 2015 में आया था। तो देखो ये जो आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी, बेसिकली यहाँ पे ये जो टर्म्स है यहाँ पे किसने दी है। तो यहाँ पे मैंने पिछले में ही बताया था आपको, ये हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, लॉयड वन रुडोल्फ और सुजेन एच रुडोल्फ ने यहाँ पे ये टर्म्स दी हैं। डिमांड पॉलिटी मतलब क्या है, जब यहाँ पे गवर्नमेंट लोगों के लिए यहाँ पे छोटे टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे जो अपने यहाँ पे आप बोल सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाती है, वो होते हैं। कमांड पॉलिटी हो गया जो लंबे समय के लिए लाती है, ठीक है, ताकि यहाँ पे लोगों को बेनिफिट मिले, ठीक है। दोनों में लोगों के बेनिफिट के लिए यहाँ पे काम होता है, पर उसमें छोटे टाइम पीरियड के लिए है और यहाँ पे एक लंबे टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। और मैंने आपको इनकी एक बुक भी बताई थी, जिसका नाम था यहाँ पे इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द इंडियन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, और यहाँ से भी आप मैच कर सकते हो कि क्वेश्चन का तरीका अलग है। बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग है, पर टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सिमिलर क्वेश्चन आपको यहाँ पे पिछले में भी पूछा गया है, ठीक है। सेम ही आंसर है, सेम क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा है, बस यहाँ पे फ्रेम करने का तरीका यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन आपके रिपीट भी होते हैं, पर ये नहीं है कि हमेशा रिपीट होंगे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इनमें से
किसने सिविल सोसाइटी की जो टर्म है, ठीक है, या फिर आप बोलो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, किसने यहाँ पे ये शुरू किया था, या फिर किसने यहाँ पे ये बोला था कि यहाँ पे सिविल सोसाइटी जैसा भी कुछ होता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडरिच हेजल, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो सिविल सोसाइटी बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, जो भी आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशंस वगैरह होते हैं, जो यहाँ पे पब्लिक के लिए काम करते हैं, आपके वो आपके ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो आपके यहाँ पे गवर्नमेंट के बाहर आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के बाहर आ गए या फिर कॉर्पोरेट के स्पेयर से बाहर होते हैं, उन वो सारे आपके यहाँ पे जो पब्लिक के लिए काम करते हैं उनको हम बोल सकते हैं यहाँ पे सिविल सोसाइटी, ठीक है। तो उन सबको मिला के बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सिविल सोसाइटी। तो ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा सच समझाने का नहीं था, टर्म मैंने आपको समझा दी है। और यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको डीप में आप बोल सकते हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको दिख तो रहा होगा छोटा सा ही क्वेश्चन है, पर थोड़ा यहाँ पे टर्म्स के बारे में बेसिकली आपको अगर पता हो तभी आप यहाँ पे ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोकियल पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है, इज जनरली फाउंड इन, तो बेसिकली आपको अगर पता हो कि आपके ना तीन तरीके के पॉलिटिकल कल्चर होते हैं, ठीक है। जैसे पहला तो होगा, आपको यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे प्रोकियल, ठीक है, पहला हो गया हमारे पास ये। दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पे सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव। फिर तीसरा हमारे पास होता है यहाँ पे पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो ये तीन टाइप के आपके यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर होते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, थ्री टाइप्स। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। और ये है आपके यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रोकियर में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इसमें यहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं ना, उनको या तो कोई खास नॉलेज नहीं होती है पॉलिटी की, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। ना ही उनको कोई इंटरेस्ट है गवर्नमेंट क्या यहाँ पे उनके लिए कर रही है, ना ही वो अवेयर है किसी चीज के बारे में, ना ही उनको कोई नॉलेज है। तो ऐसी आपको सिचुएशन देखने को मिलती है डेवलपिंग सोसाइटीज में। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन, ठीक है। तो यही आपसे पूछा है कि कहाँ देखने को मिलता है, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे डेवलपिंग सोसाइटीज। फिर जो आपको दूसरा दे रखा है यहाँ पे सब्जेक्टिव, ठीक है। तो सब्जेक्टिव जो कल्चर होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है, जो आपके यहाँ पे सिटीजन्स होते हैं ना, वो अवेयर होते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट उनके लिए काम कर रही है, क्या काम कर रही है, सब कुछ उनको यहाँ पे पता होता है, वो अवेयर होते हैं, ठीक है। ये तरीका आपको यहाँ पे याद रखना है। तीसरा आपके पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट। अब पार्टिसिपेंट में क्या होता है, जो आपके यहाँ पे सिटीजन्स होते हैं ना, वो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि अगर उनको यहाँ पे कोई रूल लगाना है, ठीक है, या फिर लाना है उनके लिए कोई एक रूल लाना है, तो उस केस में वो क्या करेंगे, जो सिटीजन्स होंगे ना, वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करके वो अपने फेवर में रूल ला सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके सिंपल तरीके से समझ लो, वरना डायरेक्ट आप इस तरीके से समझो कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी, जैसे मान लो, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे जो सिटीजन्स होंगे ऐसे आपके यहाँ पे रीजन के, तो वो यहाँ पे उस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है तीसरे वाले में डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर पा रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे डेमोक्रेसी होगी, है ना, तभी वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो अपनी यहाँ पे गवर्नमेंट को, कि यहाँ पे उनके लिए रूल बनाओ। और वहीं पे अगर हम बात करें सब्जेक्टिव वालों की, तो सब्जेक्टिव आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटेरियन, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेने हैं, यहाँ पे सब्जेक्टिव के केस में ये और पार्टिसिपेंट के केस में ये, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो यहाँ पे ना पॉलिटिकल लेजिटिमेसी आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ पे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, जो बेसिकली यहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई एक कंट्री है, उसके जो सिटीजन्स होंगे, वो यहाँ पे एक पॉलिटिकल अथॉरिटी को यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे देते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको तीन तरीके का आप बोल सकते हो यहाँ पे सोर्सेज देखने को मिलते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज के। पहला आपका होता है यहाँ पे कंसेंट, ठीक है। तो आपसे क्योंकि नॉट पूछा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये इसका पार्ट होता है। अब कंसेंट मतलब जैसे मान लो आप अगर कोई जैसे पॉलिटिकल अथॉरिटी है और वो यहाँ पे फेल कर जाती है कंसेंट को सिक्योर करने में, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि अपनी यहाँ पे जो उसकी लिमिटेड पावर्स है उसके बियॉन्ड जाके वो रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप करना शुरू कर देती है, तो वो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको अब आगे जाके उसके ओबे करने की जरूरत नहीं है, उसके जो भी यहाँ पे डायमेंशंस आप बोल सकते हो या फिर जो डायरेक्शंस वगैरह है, कोई कमांड है, तो उसको अब यहाँ पे आपको ओबे करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे होता है रेशनल
प्रूडेंस, तो यहाँ पे ये भी आपका पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के अंदर आता है। अब ये बेसिकली आपको बताता है कि यहाँ पे मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो पॉलिटिकल अथॉरिटी जो भी होगी वो बेसिकली डिपेंड करेगी मॉरल वैल्यूज के ऊपर, ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर तीसरा आपका होता है यहाँ पे पब्लिक रीजन, जो और इसके साथ हम यहाँ पे बोलते हैं डेमोक्रेटिक अप्रूवल, ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक रीजन एंड डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक अप्रूवल, ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये तीन आपके बेसिकली यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे देखो पब्लिक रीजन, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो कि जहाँ पे जो अभी आपको मान लो जस्टिफाई करना पड़े, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसको जस्टिफाई करना पड़े यहाँ पे पब्लिक को, कोई भी यहाँ पे अगर कोई गलती होती है या फिर कुछ भी ऐसा होता है, तो उस केस में अगर हम बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे जो आपका नहीं है आंसर वो है आपका बेसिकली, मतलब जो आंसर बेसिकली यहाँ पे गलत है, गलत स्टेटमेंट जो दे रखी है, जो आपका आंसर बनेगा वो है आपका यहाँ पे सी ऑप्शन, क्योंकि आपका ऐसा कोई भी सोर्स नहीं होता है यहाँ पे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है तीन सोर्सेज होते हैं, कंसेंट, रैशनल प्रेसिडेंस और पब्लिक रीजन एंड डेमोक्रेटिक अप्रूवल। और जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी आप ऐसे मान सकते हो कि रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो एक सिटीजन्स जो आपके होते हैं एक रीजन के, ठीक है, जो भी कंट्री है उसके जो भी सिटीजन्स है वो यहाँ पे एक पॉलिटिकल अथॉरिटी को जो यहाँ पे देते हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन। अब देखो यहाँ पे बेसिकली बात होती है, यहाँ पे हमारा हमें पता होगा, हमें यहाँ पे तीन ब्रांचेस देखने को मिलते हैं अपने यहाँ पे गवर्नमेंट में, ठीक है, कौन कौन सी तीन ब्रांचेस होते हैं? एक होता है आपका यहाँ पे जुडिशरी, ठीक है, दूसरा आपका होता है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव तीसरा आपका होता है यहाँ पे लेजिस्लेचर। तो जैसे आपको यहाँ पे पता होगा कि हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंस। अब ये ऐसा हम लोग इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हर एक जो है यहाँ पे दूसरों का यहाँ पे बेसिकली पावर को लिमिट करके रखता है या फिर चेक करता रहता है कि यहाँ पे वो ओवर लिमिट ना करे, मतलब यहाँ पे अपने लिमिट्स के बाहर जाके कोई डिसीजन ना ले, ठीक है। अब जैसे जुडिशरी है उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव देखेगा या लेजिस्लेचर देखेगा। अब जैसे जुडिशरी जो है आपका वो एग्जीक्यूटिव की पावर देखेगा, लेजिस्लेचर के ऊपर भी यहाँ पे अपनी नजर रख के रखेगा, क्योंकि यहाँ आपका जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स वगैरह आपके आ जाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हो गया आपका यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है, लेजिस्लेचर आपका हो गया यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे पार्लियामेंट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा वगैरह, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी कि हर एक जो है यहाँ पे तीन जो मैंने आपको यहाँ पे आपको ब्रांच बताई है, हर एक ब्रांच हर एक दूसरे को यहाँ पे उसकी पावर को यहाँ पे हमेशा देखेंगे कि वो यहाँ पे ओवर लिमिट ना कर जाए, मतलब अपने लिमिट से बाहर रह के डिसीजन ना ले, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट जो बेसिकली आपको यहाँ पे बताता है सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच का नहीं बताता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, और बाकी भी आपके यही सेम चीज लिखी है। तो यहाँ पे ये सब नहीं होगा, आपका डिफरेंट ब्रांचेस बेसिकली है जो गवर्नमेंट के अंदर उनके सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में यहाँ पे ये चीजें बताते हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाए। नाउ अगले क्वेश्चन में आपसे दे रखा है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे जो नहीं है वो बताना है, मतलब जो गलत स्टेटमेंट होगी वो आपका यहाँ पे आंसर होगा। अब यहाँ पे पहला बोल रहा है कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, यहाँ पे हर एक गवर्नमेंट की आपकी खुद की पावर होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कोसाई फेडरल सिस्टम के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं अपने सिस्टम को, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इंडियन फेडरलिज्म जो होगा बेसिकली आपका यहाँ पे कोसाई फेडरल सिस्टम होता है, यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि जो आपकी स्टेट्स होती है वो बेसिकली आपकी सबॉर्डिनेट होती है, तो ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट है और यही हमारे यहाँ पे आंसर बन जाएगा। फिर बी आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? द कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है आपका, यहाँ पे जैसे जुडिशियल रिव्यू आपका यहाँ पे एक हो सकता है, ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पे जो चेक्स बेसिकली यहाँ पे बना के रखती है जुडिशरी यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो डी ऑप्शन जैसे आपको दे रखा है सोर्सेज वगैरह यहाँ पे रेवेन्यू के, तो ये भी आपका यहाँ पे फेडरलिज्म का ही यहाँ पे एक पार्ट होता है, क्योंकि ये बेसिकली आपको बता देता है यहाँ पे पहले से ही आपका यहाँ पे स्टेटेड है कि यहाँ पे जो टैक्सेस वगैरह हैं यहाँ पे किस किस चीज़ पे टैक्स लग सकते हैं या फिर कितना आप यहाँ पे लगा सकते हो वो आपके ऊपर है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपको समझने वाला वो यहाँ पे ये है, अगर हम फीचर्स के रिगार्डिंग बात करते हैं तो पहला आपका है यहाँ पे कि दो लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है गवर्नमेंट के, एक सेंटर में एक स्टेट में। दूसरा हमें यहाँ पे शेड्यूल 7 हमें देखने को मिलता है लिस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमारा फेडरल फीचर है। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है।
फिर उसके अलावा अगर हम बात करें, हमें यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू वाला जो सिनेरियो है वही आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका यहाँ पे टैक्सेस से रिलेटेड आपका यहाँ पे सिनेरियो है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो हमारा यहाँ पे इंडियन फेडरलिज्म में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर नहीं है वो आपका है यहाँ पे सी ऑप्शन। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। गलत स्टेटमेंट है बेसिकली, क्योंकि हमसे गलत स्टेटमेंट ही पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है। तो हमारा गलत स्टेटमेंट ही हमारे यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे जो ए ऑप्शन है और सी ऑप्शन है दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है, एक दूसरे से। ए में बोल रहा है कि अपने यहाँ पे हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे उसके हाथ खुद की पावर है। फिर सी में बोल दे रहा है यहाँ पे कि स्टेट जो है यहाँ पे वो सबऑर्डिनेट होती है सेंटर के। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोसाई फेडरल सिस्टम हमारे हमें देखने को मिलता है। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद की भी यहाँ पे पावर्स होती है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू। अब देखो यहाँ पे अगर आपको पता हो तो आपका यहाँ पे जो पार्ट 4 होता है, ठीक है, वो आपका होता है यहाँ पे डीपीएसपी का, ठीक है। और पार्ट 4A जो होता है ये आपका होता है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज का, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा। क्योंकि पार्ट जो आपका होता है यहाँ पे 4, ठीक है, पार्ट 4 जो है डीपीएसपी वो 36 से लेके 51 तक रहता है, ठीक है। और 51A जो है वो आपके यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। तो जितनी भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो सब आपको यहाँ पे पार्ट 51A में आपको देखने को मिलती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और वैसे भी आपको यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन दे रखे हैं सब आपके डीपीएसपी हैं, और एक आपका यहाँ पे जो आपका आप बोल सकते हो यहाँ पे जो फ्रीडम है, ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से ये याद रखना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे चलो डिस्कस कर लेते हैं, तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये आपको देखने को मिलता है डीपीएसपी के अंदर, जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आर्टिकल 44 के अंदर, ठीक है। तो आर्टिकल 44 आपका बेसिकली डीपीएसपी के अंदर है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो है आपका यहाँ पे ये है आर्टिकल 40, और ये भी आपका डीपीएसपी के अंडर ही आता है। और अब यहाँ पे ये जो आपको दे रखा है यहाँ पे राइट टू एजुकेशन, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे आर्टिकल 21A, जो कि आपका बाद में अमेंड हुआ था, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पे बाद में जोड़ा गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद, ठीक है, 2002 से। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पे फ्रीडम, जो आपका है यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट बेसिकली, ठीक है। जो आपका सी ऑप्शन है वो फंडामेंटल राइट से दे रखा है, शुरू के दो आपको डीपीएसपी से दे रखे हैं। तो लास्ट वाला जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज का है 51A पार्ट 4A। ये भी आपको सब याद रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नाउ अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन फॉर द अबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखो ये तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ओनली 6 स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास खुद की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। वो कौन कौन सी स्टेट्स है, तो आप इजी तरीके से याद रख सकते हो। देखो यूपी बिहार एक साथ आती है, ऐसे याद रख लो। फिर तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक साथ आती है, इस तरीके से याद रख लो। और कर्नाटका महाराष्ट्र भी आपको एक साथ दिखती है, तो इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। तो ये 6 स्टेट्स है, कर्नाटका, आपका महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यूपी और बिहार, ठीक है। तो इन सब 6 स्टेट्स में आपको यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब क्या हो गया, अपर हाउस। जैसे यहाँ पे अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो अपर हाउस कौन सा होता है, राज्यसभा होता है। लोकसभा नीचे वाला हाउस होता है, मतलब आपका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल यहाँ पे कौन दिखाता है, यहाँ पे लोकसभा दिखाता है। और आपका यहाँ पे राज्यसभा है जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। तो वो बेसिकली यहाँ पे वॉइस ऑफ स्टेट्स बताता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टेट्स की क्या वॉइस है वो बेसिकली आपका राज्यसभा बताएगा, लोगों की क्या आवाज है वो आपका लोकसभा बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आर्टिकल होगा जो इससे रिलेट होता है वो है आपका यहाँ पे आर्टिकल 169, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, याद रख लेना। तो यहाँ पे 169 बेसिकली आपका ऐसा आर्टिकल है जो यहाँ पे क्रिएट भी कर सकता है और साथ ही साथ आप बोल सकते हो यहाँ पे खत्म भी कर सकता है। अगर किसी भी स्टेट को अगर मान लो यहाँ पे आगे जाके खत्म करनी है अपनी यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको अब आगे नहीं रखना है, तो वो यहाँ पे आर्टिकल 169 के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे जो अपना बाकी आपको दे रखे, चलो उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो 356 तो आपका यहाँ पे इमरजेंसी हो गया, स्टेट इमरजेंसी, या फिर आप बोलो प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 171 अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये नॉमिनेशन से रिलेटेड बात करते हैं यहाँ पे, जो मेंबर्स के होते हैं यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 182 की अगर हम बात करें, तो इसमें हमें यहाँ पे देखने को मिलता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए होते हैं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है आर्टिकल 182 में, ठीक है। तो याद रखना आर्टिकल 182 में आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के कौन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और 171 आपको बताते हैं यहाँ पे नॉमिनेशंस कैसे होंगे यहाँ पे मेंबर्स के लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है।
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे 360 आपका 356 तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते थे, अगर आपको डाउट भी होता तो आपको ये बचे 3 में होता, ठीक है। तो यहाँ पे 352, 356, 360 यहाँ पे सब इमरजेंसी वाले आर्टिकल्स है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज सेट फोर्थ इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आप ध्यान से देखो तो अब आपके ना टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको छोटे छोटे थोड़े क्वेश्चन मिल रहे हैं और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं, स्टैटिक जीके टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको अब देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है कि अमेंडिंग पावर आपको कौन से आर्टिकल में देखने को मिलती है पार्लियामेंट की, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो आप यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाते हो, ठीक है, जो यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना होता है, कोई चीज नई चीज डालनी होती है, तो कौन से आर्टिकल के थ्रू करते हो, तो वो है आपका यहाँ पे आर्टिकल 368, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। और इसका अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पार्ट 20 में, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 13 तो आप तक आपका यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू हो जाता है, पार्ट आर्टिकल आपका यहाँ पे 360 जो है ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाता है। और आर्टिकल 370 जो है ये आपका यहाँ पे जो स्पेशल स्टेटस पहले मिलता था यहाँ पे जेएंडके को, उससे रिलेटेड है। तो अब तो यहाँ पे ये है नहीं, हट चुका है यहाँ पे ये। पर आपको यहाँ पे एटलीस्ट ऊपर के पता होने चाहिए, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया ये सब चीज के आ रहे हैं, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। पार्ट 20 आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप देखो, आपको पता हो कि यहाँ पे इंडिया में जो हम यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं वो होती है आपके यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। वहीं पे जो आपका यूएसए है, यूएसए आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे उसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए में। अब यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपका क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है ना, वही आपका हेड ऑफ स्टेट भी होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी आपका वही होता है। और साथ ही साथ वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इंडिया के परस्पेक्टिव से बात करें तो हमारे इधर जो यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। मतलब जो लोग यहाँ पे जो मेंबर्स आपके इलेक्ट होकर आए हैं इलेक्शन के थ्रू, जिनको आम लोगों ने वोट दिया है, फिर वो आगे जाके वोट देके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली लोग इलेक्ट करेंगे अब उनके प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हमेशा याद रखना कि प्रेसिडेंट आपका कभी भी यहाँ पे लेजिस्लेटिव बॉडी का पार्ट नहीं होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, हमारा यही यहाँ पे आंसर है। अब देखो बी आपसे बोल रहा है कि डज नॉट सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सेपरेशन बेसिकली देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे इसका एक मेन फीचर ही यहाँ पे ये है कि आपको सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे नॉट लगा दिया, ठीक है। फिर सी आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब ये आपका गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, लेजिस्लेशन में आपका यहाँ पे प्रेसिडेंट आपके नहीं आते हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी यहाँ पे नहीं होगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी जो लेजिस्लेचर में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपका यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट गलत है। डी आपसे बोल रहा है द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट डिपेंड्स अपॉन द लेजिस्लेचर। अब ये भी आपका यहाँ पे गलत है, क्योंकि अगर आप देखोगे, देखो अगर आप बोलते हैं यहाँ पे पीएम के रिस्पेक्ट में, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो पीएम आप बोल सकते हो कि यहाँ पे वो थोड़े आप लेजिस्लेचर के ऊपर भी डिपेंड है, कि मान लो नो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आ जाता है तो उस केस में यहाँ पे उनकी सरकार गिर सकती है। पर प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं होगा, वो तो डायरेक्टली इलेक्ट होके आ रहे हैं अलग से, ठीक है, उनके इलेक्शन अलग है। और जो यहाँ पे मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं उनके इलेक्शंस आपके अलग होते हैं, ठीक है। तो दोनों सेपरेट चीजें हैं, तो यहाँ पे आप नहीं बोल सकते हो कि इनका टेन्योर लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए हमको यहाँ पे जो डिफरेंस है बेसिकली यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनके बारे में पता होना चाहिए चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइडेड गवर्नमेंट्स इनटू रिपब्लिकन, मोनार्कल एंड डेस्पोटिक, ठीक है। तो यहाँ पे रिपब्लिकन और मोनार्कल एंड डेस्पोटिक टर्म्स यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे किसने दिए हैं, यहाँ पे डिवाइड कैसे किया, यहाँ पे किस पर्टिकुलर इंसान ने किया यहाँ पे गवर्नमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू ने बेसिकली आपके यहाँ पे 3 तरीके की गवर्नमेंट्स का यहाँ पे टर्म्स दी है, आप बोल सकते हो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी दी है। अब यहाँ पे आपको जैसे रिपब्लिकन पता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका मेन कंसर्न रहेगा वो है आपका यहाँ पे कि डेस्पोटिक क्या होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो मोनार्किकल तो हो गया यहाँ पे कि एक पर्सन है उसके पास यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे अथॉरिटी है, ठीक है। पर यहाँ पे जो आपका डेस्पोटिक है बेसिकली ये आपका ऐसी
गवर्नमेंट या फिर आप बोल सकते हो ऐसी जगह होती है, ऐसा सिस्टम है यहाँ पे गवर्नमेंट का, जहाँ पे उस पर्टिकुलर इंसान के पास अनलिमिटेड पावर्स होती है, ठीक है? तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे ये 3 तरीके की यहाँ पे गवर्नमेंट है, जो यहाँ पे इन्होंने दी है, मतलब यहाँ पे टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है इन्होंने। पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे यही है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मोंटेस्क्यू। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कट मोशन, ठीक है, जो एक तरीके का यहाँ पे मोशन होता है हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में, कैन बी इंट्रोड्यूस आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, ठीक है, किसके प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं बेसिकली यहाँ पे लोकसभा में, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना ये आपका लोकसभा में होता है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे कि एक तरीके का यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो कि पावर होती है यहाँ पे लोकसभा मेंबर्स के पास, कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल बिल आया, ठीक है? फाइनेंशियल बिल में जो भी आपकी डिमांड आई उसमें लिखकर, अगर उसका अपोज करना है, तो उस केस में आप यहाँ पे कट मोशन यूज करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होगा कि जो भी आपका यहाँ पे जनरल बजट हो गया, रेलवे का रिलेटेड आपका कोई बजट हो गया, तो उस केस में आप यहाँ पे कट मोशन यूज करते हो, तो ये सब आपके यहाँ पे फाइनेंशियल बिल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो भी आपका यहाँ पे बजट से रिलेटेड चीज हो गई, रेलवे बजट से रिलेटेड चीज हो गई, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको उसका अपोज करना है, तो उस केस में आप यहाँ पे कट मोशन यूज करोगे। और कट मोशन आपके यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं, ठीक है? 3 टाइप के होते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे याद रखना। पहला है आपका यहाँ पे पॉलिसी, पॉलिसी कट मोशन, ठीक है? पॉलिसी कट मोशन बेसिकली आपको क्या बताता है यहाँ पे कि आप यहाँ पे डिसअप्रूव कर रहे हो एक तरीके से जो भी यहाँ पे पॉलिसी इसमें लिखी गई है इस डिमांड, पर्टिकुलर डिमांड के अंदर, ठीक है? ये आपका होता है यहाँ पे पॉलिसी कट मोशन। दूसरा आपका यहाँ पे होता है इकोनॉमी कट मोशन, ठीक है? इकोनॉमी कट मोशन। अब इकोनॉमी कट मोशन आपको यहाँ पे क्या बताता है? ये बताता है जैसे मान लो आपका यहाँ पे फाइनेंस बिल आया, उसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए डिमांड थी यहाँ पे 1 लाख करोड़, ठीक है? कोई भी यहाँ पे कोई चीज करनी थी गवर्नमेंट को, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किया था कि हम इस पर्टिकुलर चीज में हम लोग यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपए देंगे, ठीक है? अब वहां पे जब आप इकोनॉमिक कट मोशन लगा देते हो, तो वहां पे क्या होता है, इसका मतलब कि आप रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है? उसका मतलब है यहाँ पे कि आप रिड्यूस करना चाह रहे हो कि जितना आप उसमें गवर्नमेंट दे रही है उससे कम दे। मतलब यहाँ पे मान लो आप 1 करोड़ यहाँ पे उनकी यहाँ पे मतलब यहाँ पे वो देना चाह रहे थे वो 1 लाख करोड़, आपने बोला कि 1 लाख करोड़ की जगह यहाँ पे हम लोग देंगे यहाँ पे सिर्फ 50 करोड़, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे आप क्या क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप कम कर रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक कट मोशन हो गया जहाँ पे आप वैल्यू को कम कर देते हो, जो भी यहाँ पे डिमांड में जो वैल्यू दी हुई होगी उसको अगर आपको कम करना चाह रहे हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे इकोनॉमिक कट मोशन लाओगे। फिर तीसरा आपका होता है यहाँ पे टोकन कट मोशन, ठीक है? टोकन कट मोशन। अब टोकन कट मोशन क्या होता है यहाँ पे? ये भी एक तरीके का यहाँ पे अमाउंट को रिड्यूस करने का ही मोशन है, पर यहाँ पे सिर्फ आपकी जो अमाउंट होगी वो 100 रुपए से कम होगी, ठीक है? मतलब मान लो अगर कोई ऐसी कोई डिमांड है जहाँ पे 1000 रुपए खर्च करना चाह रही है गवर्नमेंट, तो उस केस में आपका यहाँ पे 100 रुपए आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कम कर दोगे आप। मतलब अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी वो यहाँ पे 900 रुपए खर्च करेगी, ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ पे ये तीनों टाइप के कट मोशंस आपको समझ में आ गए हो। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पे अच्छे से मार्क कर लेना। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफर्स टू, ठीक है? तो 10th शेड्यूल में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? तो देखो पहला आपको दे रखा है द प्रोविजन रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो अब ये तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे 6th शेड्यूल में, ठीक है? तो अब ये तो हम यहाँ पे इतनी बार डिस्कस भी कर चुके हैं। अगला आपसे बोल रहा है द लैंड रिफॉर्म्स, तो ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे 9th शेड्यूल में, ठीक है? तो ये भी हम यहाँ पे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर सी आपसे बोल रहा है द स्टेट्स एंड द यूटीज, तो ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी आपकी यहाँ पे टेरिटरीज है इंडिया की, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल में। अब यहाँ पे जो आपका 10th बचा, ये आपका बेसिकली होता है यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए जो यहाँ पे शेड्यूल आया था वो, ठीक है? अब जैसे आपको पता होगा कि जब यहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार यहाँ पे आया था, ठीक है, जब आप हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया था, जब से वो आपका इफेक्ट में आया है, तो शुरू में उसके पास यहाँ पे 8 शेड्यूल थे उसमें, ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पे 9th 10th फिर आपका 11th और 12th शेड्यूल हमने यहाँ पे उसमें ऐड किया है। अब 9th वाला हमने किया था यहाँ पे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हेल्प से, ठीक है? 10th वाला हमने किया था यहाँ पे 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हेल्प से। 11th और 12th हमने किया था यहाँ पे, ये आपका था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये वाला था आपका यहाँ पे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है? म्युनिसिपैलिटीज था यहाँ पे 12th, ये पंचायती राज, एंटी डिफेक्शन और ये वाला लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है?
तो यहाँ पे बेसिकली 9th वाले में आपको ये भी चीज़ें दिखी हैं कि यहाँ पे जो भी आपके लॉज़ है स्टेट के या सेंटर के, जिसके थ्रू आप बेसिकली जिसकी वज़ह से आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है? जो भी आपके ऐसे कुछ ऐसे लॉज़ हैं स्टेट के और सेंटर के, जिनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ये भी आपकी यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो अब नाउ आपकी यहाँ पे ये ड्यूटी है, आपको यहाँ पे इनके ईयर्स बताने, क्योंकि ईयर्स भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब आपको यहाँ पे कमेंट डाउन करना है कि 9th शेड्यूल कौन सी ईयर में आया था, 10th, 11th और 12th। मैंने आपको बता दिया कि कौन से में आए थे, मतलब फर्स्ट में आया था, 52nd में आया था, 73rd, 74। पर अब यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये कौन से ईयर में आई थी, ये अब आपको यहाँ पे कमेंट डाउन करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप यहाँ पे ज़रूर इसका आंसर कमेंट डाउन कर देना, और यहाँ पे अपने क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन राइट इज नॉट करेक्ट, ठीक है? ह्यूमन राइट के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंस्पिरेशन इन्होंने लिया है मॉरल प्रिंसिपल से, तो एकदम करेक्ट है आपका यहाँ पे, ये तो आंसर होना नहीं है। अगला आपसे बोल रहा है दे आर एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू देयर अडॉप्शन बाय स्टेट्स, तो यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट है, ठीक है? अब यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे आपसे बोल रहा है इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन ईयर 1948। अभी 1948 में अडॉप्ट नहीं किया था, 1966 में अडॉप्ट किया था, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, यहाँ पे मैं सीधे सीधे बोलूंगा यहाँ पे इसको, क्योंकि यहाँ पे आपको ईयर भी पता होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप पहले वाले को तो चलो आप यहाँ पे मार्क नहीं करोगे, क्योंकि ह्यूमन राइट्स जब भी आप सुनोगे तो मॉरल वैल्यूज की यहाँ पे आपको दिमाग में सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पे यही क्लिक करेगा, ठीक है? पर यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है उसमें आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, स्पेशली यहाँ पे जो सी ऑप्शन आपको ईयर के अकॉर्डिंग आपका गलत है, वरना तो यहाँ पे उन्होंने अडॉप्ट तो करा ही है, ठीक है? यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट तो किया ही है यहाँ पे ये। अगर हम उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन आपको बोल रहा है द यूनिवर्सलिज्म ऑफ ह्यूमन राइट इज चैलेंज बाय द कल्चरल रिलेटिविस्ट। अब देखो रिलेटिविस्ट मतलब यहाँ पे वो लोग होते हैं जो ये बिलीव करते हैं कि जो यहाँ पे सही और गलत है बेसिकली यहाँ पे, वो आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो और भी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिवेरलिज्म की, तो ये आपको बताता है यहाँ पे कि जो बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन काइंड है, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो ह्यूमन काइंड है वो आगे जाके सेव हो सकती है, ठीक है? तो उसको ये चैलेंज करते हैं आपके यहाँ पे कल्चरल रिलेटिविस्ट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी एकदम करेक्ट है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा डीप में यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे रखी है। वहीं पे अगर आप बी देखोगे, बी आपसे बोल रहा है कि दे आर एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू देयर अडॉप्शन बाय स्टेट्स, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो स्टेट्स के ऊपर है बेसिकली यहाँ पे, कि जो आपके ह्यूमन राइट्स वो अडॉप्ट कर रहे हैं वो कितने एप्लीकेबल है, या फिर जो भी आपके यहाँ पे जो रूल्स वगैरह वो ला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, जो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट थी, वो थी आपके यहाँ पे सी ऑप्शन। तो सी गलत था आपका, क्योंकि ईयर उन्होंने गलत दे रखा था, तो 1966 में आपका यहाँ पे ये हुआ था, ना कि 1948 में। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। नो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है यहाँ पे कि विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है, आपसे ये पूछा जा रहा है। जो गलत स्टेटमेंट है वो आपका आंसर होगा, ठीक है? अब आपको यहाँ पे पता होगा कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है वो आपका कोई भी हाउस में आ सकता है, पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, इसको कोई भी ला सकता है, कोई प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है, कोई आपका गवर्नमेंट का मेंबर भी ला सकता है, ठीक है? ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये पास करने के लिए आपको यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स को देखते हैं, ठीक है, हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। तो डी आपको बोल रहा है द बिल कैन बी स्पॉन्सर्ड बाय अ प्राइवेट मेंबर, तो एकदम करेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया कि प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है और गवर्नमेंट का कोई मेंबर भी ला सकता है। अब प्राइवेट मेंबर मतलब हो गया यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट के यहाँ पे मिनिस्टर्स नहीं है, ठीक है? मिनिस्टर्स जो नहीं होते वो सारे आपके यहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स में आ जाते हैं, काउंट हो जाते हैं, ठीक है? सी आपसे बोल रहा है द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये मनी बिल तो है नहीं, मनी बिल तो आपका सिर्फ लोकसभा में होगा। ये वाला जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये आपका बेसिकली दोनों में से किसी भी हाउस में यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? मतलब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता है। फिर बी आपसे बोल रहा है कि ईच हाउस नीड्स टू पास द बिल सेपरेटली बाय अ प्रिस्क्राइब्ड स्पेशल मेजोरिटी, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया कि यहाँ पे आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए दोनों ही हाउसेस में, ठीक है? अलग अलग सेपरेटली, दोनों मिला के नहीं, अलग अलग। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, कि जैसे हम मनी बिल के केस में भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं देखते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में भी आपको ज्वाइंट सिटिंग नहीं दिखेगी, ठीक है? मतलब आप यहाँ पे कभी भी ज्वाइंट सिटिंग होते भी नहीं देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए। तो यहाँ पे जो आपको ए ऑप्शन दे रखा है ना, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन कॉल अ जॉइंट सिटिंग,
तो ये बेसिकली आपका गलत है और यही आपका आंसर होगा, ठीक है? क्योंकि आप कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती है आपके मनी बिल के लिए और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए, ठीक है? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, आपसे कभी भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है इसी तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। नाउ हमने यहाँ पे 2016 के जितने क्वेश्चन थे सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हम यहाँ पे 2017 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2017 में। Which one of the following cases in the Supreme Court of India dealt with the issue of creamy layer among the backward classes? अब देखो क्रीमी लेयर मतलब यहाँ पे होता क्या है? क्रीमी लेयर बेसिकली आपके यहाँ पे वो लोग होते हैं जो आपके बैकवर्ड क्लासेस में भी आते हैं पर उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, अच्छे खासे वो एजुकेशन उनको यहाँ पे मिल चुकी है, तो वो सारे लोग आपके यहाँ पे क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है? ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो उसके रिलेटेड आपका यहाँ पे केस था आपका बी ऑप्शन जो आपको दे रखा है यहाँ पे, इंदिरा सोहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो इस केस पे बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैटर पे यहाँ पे बात हुई है। अब देखो आपको यहाँ पे बाकी जो केस दे रखे हैं उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पहला आपको दे रखा है के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो अगर आपने यहाँ पे रुस्तम मूवी देख रखी है, ठीक है, अक्षय कुमार वाली, तो ये जो मूवी बेसिकली यहाँ पे बनी है वो यहाँ पे इस केस को भी यहाँ पे इस मूवी में दिखाया गया है, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो ऑफिसर का यहाँ पे वो रोल प्ले कर रहे हैं अक्षय कुमार, वो बेसिकली यहाँ पे के एम नानावती ही है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको यहाँ अगर मूवी देखी है तो आपको ये पता होगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है मधु लीमे वर्सेस वेद मूर्ति। अब इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे केस में बेसिकली यहाँ पे हुआ था कि जो आपका कोर्ट होते हैं ना, कोर्ट में आपके सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही प्रोसीडिंग होगी। वो बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे केस में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है? तो यहाँ पे हर एक दूसरी लैंग्वेज को एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आपके यहाँ पे प्रोसीडिंग्स होंगे यहाँ पे कोर्ट्स में, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में बताया गया है। फिर आपका यहाँ पे डी दे रखा है यहाँ पे साजन शेख वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऊपर यहाँ पे बात की गई है, ठीक है? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट थे जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब ये आपको इसलिए दे दिया यहाँ पे क्योंकि आई थिंक ये मूवी 2016 में आई थी, इसलिए 17 में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। पर एज सच आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बस आइडिया अगर पता हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, वरना यहाँ पे जो मेनली इस तरीके के जो यहाँ पे होते हैं ना, जो डायरेक्ट आपको यहाँ पे जैसे यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ बॉम्बे या फिर स्टेट ऑफ पंजाब, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आपसे पूछता है, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा यूनियन ऑफ इंडिया के अगर लिए आपका यहाँ पे कोई केस होता है तो वो ज्यादातर आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको पता हर एक होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, यहाँ पे कमीशन और केसेस आपसे हर साल पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डिक्लेयर दैट द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 3 अगर आपको पता हो, ये आपके होते हैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? अब देखो अगर आपको यहाँ पे चार जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, यहाँ पे वापस से अगर आप देखो तो केसेस आपको दे रखे हैं, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ वापस से आपसे कि कमीशन और केसेस आपको यहाँ पे अच्छे से करके जाना है। तो अगर आप ये देखते हो, पहला आपको यहाँ पे दे रखा है केशवानंद भारती केस, ठीक है? तो देखो अगर हम अच्छा पहले हम लोग यहाँ पे गोलकनाथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आपका पहले आया है, फिर आपका केशवानंद भारती केस आया है, दोनों आपके सिमिलर पेज पे ही हैं, ठीक है? अब जो आपका यहाँ पे गोलकनाथ केस है बेसिकली आपका, तो इसमें यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे इसने बोला था कि आप यहाँ पे पार्ट 3 जो है आपका, ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट्स में यहाँ पे पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है कि यहाँ पे ये पार्ट थ्री को यहाँ पे चेंज कर सके या फिर अमेंड कर सके, ठीक है? तो बेसिकली जो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3, तो ये आपका यहाँ पे गोलकनाथ केस में ही यहाँ पे बोला गया है, ठीक है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा। पर इसी के बाद आपका केस आता है यहाँ पे केशवानंद भारती केस। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आप यहाँ पे पार्ट 3 में चेंज कर सकते हो, ठीक है? अमेंड हो सकता है पार्ट 3 भी, पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो। जो आर्टिकल 32 है बेसिकली, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है? उसका स्ट्रक्चर बिगड़ना नहीं चाहिए, एक तरीके से आप ये समझ लो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि पहले उन्होंने बोला कि आप नहीं कर सकते हो, फिर अगले केस में उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो, बस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन आपका यहाँ पे खराब नहीं होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे जो तीसरा दे रखा है यहाँ पे चंपाकन डोइजी राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो देखो चंपाकम की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर केस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे मान लो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट है, उसने कुछ रूल पास कर दिया, ठीक है, जो कि आपका डीपीएसपी में भी देखने को मिलता है और मान लो आपको आपको फंडामेंटल राइट्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है? तो हमेशा आप फंडामेंटल राइट्स में जो यहाँ पे दिखा गया है वो चीज आप फॉलो करोगे। अगर वो यहाँ पे बिगड़ रही है, ठीक है, फंडामेंटल राइट आप पे आपका खराब हो रहा है, तो उस केस में आप उसको नल एंड वॉइड कर दोगे, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट जो है यहाँ पे वो वायलेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हमेशा, क्योंकि आपको जैसे पता भी होगा कि डीपीएसपी आपके यहाँ पे नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब अगर यहाँ पे मान लो कोई डीपीएसपी फॉलो नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट में उसके खिलाफ जाके केस नहीं लड़ सकते हो।
पर उसी तरीके से अगर आप बात करते हो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की, तो अगर फंडामेंटल राइट्स आपके बिगड़ रहे हैं, तो उस केस में आप कोर्ट में जा सकते हो और केस कर सकते हो, केस लड़ सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये जस्टिसिएबल होते हैं और ये आपके नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया आपके यहाँ पे सी वाले में, चंपाकम डोई राय राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास वाले में, ठीक है? तो हम आपका हमेशा फंडामेंटल राइट्स आपका यहाँ पे सुपीरियर रहेगा, ये बेसिकली यहाँ पे इसमें बोला गया है डीपीएसपी से। फिर आपको यहाँ पे लास्ट दे रखा है मिनर्वा मिल्स। अब देखो ये तो आपको इतनी बार दे दिया है यहाँ पे कि पिछले पेपर में भी हमने यहाँ पे देखा था, पिछले वीडियो में भी हमने यहाँ पे देखा था। तो यहाँ पे आप अगर देखते हो तो यहाँ पे आपका जो आर्टिकल 368 है, उसमें से 2 प्रोविजंस बोल लो या फिर 2 क्लॉजेस बोल लो, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पे हटाए हैं या फिर उसको स्ट्रक डाउन किया है। और वो क्लॉजेस क्या बोलते थे बेसिकली यहाँ पे, तो एक तो आपको एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि वो यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं था यहाँ पे पार्लियामेंट के ऊपर, वो किसी भी आर्टिकल को चेंज कर सकते थे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ठीक है? और ना ही आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते थे। तो यहाँ पे ये जो 2 चीजें थी ना, इन्होंने यहाँ पे स्ट्रक डाउन कर दी, यहाँ पे हटा दी। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है मिनर्वा मिल्स में, कि यहाँ पे एक था आपका यहाँ पे कि कोई लिमिटेशन नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब पार्लियामेंट में, तो ये चीज हटा दी जो आप यहाँ पे देख रहे हो। फिर दूसरा यहाँ पे इन्होंने हटाया कि आप इसमें कोर्ट में नहीं जा सकते, तो ये भी चीज इन्होंने हटा दी कि आप कोर्ट अब जा सकते हो, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे इससे रिलेटेड था, तो यहाँ पे जो हमसे पूछा है उसके रिलेटेड हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज conceptualized द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ सीमलेस वेब। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्रैनवेल ऑस्टिन, और ये भी आपका यहाँ पे डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमने आपके यहाँ पे पार्ट में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया इनके बारे में, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, कैसे यहाँ पे इसको बनाया गया, इसके ऊपर यहाँ पे इनका काम है, ठीक है? मतलब यहाँ पे इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी है। तो इसलिए हम लोग इनको यहाँ पे अमेरिकन हिस्टोरियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टैगलाइन से भी हम लोग इनको यहाँ पे जानते हैं, ठीक है? और इनको यहाँ पे 2011 में पद्मश्री भी मिल चुका है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इनके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नाउ अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट, ठीक है? तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बतानी है। तो पहला ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि माइनॉरिटी कैन स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अब यहाँ पे देखो ये तो पहले ही एकदम करेक्ट है, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 30 बेसिकली जो होता है यहाँ पे वो लिंग्विस्टिक और आपके यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है यहाँ पे उनको कंप्लीट फ्रीडम दे रहा है एक तरीके से, कि आप यहाँ पे अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, उसको एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे उसका कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ए तो हो गया एकदम करेक्ट, हमारे यही आंसर हो गया, पर बाकी भी हम यहाँ पे चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो बी आपसे बोल रहा है कि ओनली लिंग्विस्टिक एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज फाइंड मेंशन अंडर आर्टिकल 30। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एथनिक अलग से जोड़ दिया, तो यहाँ पे एथनिक जैसा कुछ भी नहीं है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस है बस यहाँ पे आर्टिकल 30 में, तो ये गलत हो जाएगा इसलिए। फिर अगला आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज अनफेटर्ड राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। अब यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन मतलब हो गया यहाँ पे, जैसे मान लो कोई आपका यहाँ पे रिलीजन आपका यहाँ पे मेजोरिटी में है, ठीक है? अब आपके हर एक रिलीजन में ना सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? कोई भी रिलीजन ले लो आप, मैं यहाँ पे कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, पर यहाँ पे कोई भी आप रिलीजन लोगे तो हर एक रिलीजन में आपका यहाँ पे सब ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे हर एक ग्रुप को यहाँ पे बात नहीं करी गई है, यहाँ पे बेसिकली उस रिलीजन के अकॉर्डिंग बात की जा रही है कि अगर आपका कोई माइनॉरिटी रिलीजन है, अब अगर आपका कोई मेजॉरिटी रिलीजन है और उसमें आप अगर एक कोई सब ग्रुप अगर माइनॉरिटी में है, ठीक है? तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अलग बात है, पर यहाँ पे जो बेसिकली बात की जा रही है रिलीजन के अकॉर्डिंग, वो है आपका यहाँ पे माइनॉरिटी के रिगार्डिंग, ठीक है? तो माइनॉरिटी के रिगार्डिंग आपका कोई भी ऐसा रिलीजन है जिसकी यहाँ पे माइनॉरिटी है आपके एक पर्टिकुलर कंट्री में, वो आपकी तरीके से आप बोल सकते हो कंप्लीटली यहाँ पे उसके पास पावर है कि वो अपना यहाँ पे इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, उसको एडमिनिस्ट्रेट आपका यहाँ पे उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। पर यहाँ पे कोई मेजॉरिटी का यहाँ पे कोई सब ग्रुप है वो सब नहीं कर सकता है, ठीक है? तो इसलिए आपका यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे डी क्या दे रखा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश बाय रिलीजियस माइनॉरिटी लूजेस इट्स माइनॉरिटी स्टेटस ऑन रिसीविंग फाइनेंशियल एड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब देखो फाइनेंशियल एड तो यहाँ पे मिलती नहीं है इनको, यहाँ पे ये याद रखना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि यहाँ पे ये भी मेंशन्ड है कि यहाँ पे स्टेट एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, ठीक है? यहाँ पे जैसे मान लो कि 2 माइनॉरिटी है और दोनों ने अपना अपना यहाँ पे इंस्टीट्यूशन खोला। अब यहाँ पे स्टेट ये नहीं कर सकता कि एक कुछ रूल ला देता है वो एक के फेवर में और दूसरे के लिए नहीं लाता है। तो ऐसा भी यहाँ पे नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल 30 में, कि यहाँ पे स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है?
तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन भी गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 30 में अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी हो या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आते हो, तो आप अपना यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप खोल सकते हो और उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी आप यहाँ पे खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू स्टैब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो हमने यहाँ पे पहले भी बात करी हुई है यहाँ पे कि इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल होता है 263। और यहाँ पे जो आपका ये पर्टिकुलर यहाँ पे काउंसिल होता है, यहाँ पे किसके रिकमेंडेशन पे आया था, तो ये आपका आया था यहाँ पे सरकारी जो आपका यहाँ पे कमेटी आई थी उसके रिकमेंडेशन पे। ठीक है, तो ये सब चीजें हम यहाँ पे पहले भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, पर वापस से मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो सरकारिया जो आपके यहाँ पे कमीशन आया था, ठीक है, उसके रिकमेंडेशन पे आपका इंटर स्टेट काउंसिल आपका यहाँ पे बनता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये आपका यहाँ पे 1990 में आया था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको और चीज जो यहाँ पे याद रखनी है कि ये आपकी एक तरीके से रिकमेंडेशन बस देती है। ये आपकी ऐसी बॉडी है जो रूल्स वगैरह नहीं बना सकती है, ये बस आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन देती है। और ये आपकी एक तरीके से नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसलिए क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 263 में, और ये नॉन परमानेंट है। इसका हेड कौन होता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको स्टैब्लिश कौन करते हैं, तो वो आपके करते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। तो जितनी भी चीज मैंने अभी यहाँ पे बताई है, ये सब आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है, अच्छे से इसको यहाँ पे रिवाइज कर लेना है। ठीक है, now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, तो आपको तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है, तो आपको गलत स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आर्टिकल 15 जो है यहाँ पे, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज फॉरनर्स। तो यहाँ पे देखो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो फॉरनर्स के लिए यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 15 आपको क्या बताता है कि आपको यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए होता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे पहला तो हो गया एकदम गलत। तो जैसे ही हमारा पहला गलत हुआ, तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर अगला हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है आर्टिकल 16 जो होता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है, जहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक को मिले यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सिर्फ सिटीजन के लिए ही होगा। तो यहाँ पे दूसरा तो एकदम करेक्ट है। अब जैसे ही दूसरा करेक्ट है, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपका बचा है जहाँ पे टू आपका रह गया था, टू थ्री और एक थ्री में। ठीक है, फिर तीसरा आपसे बोल रहा है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजंस एज वेल एज फॉरनर्स। आपका यहाँ पे जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लिव, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के लिए ही होता है, बस यहाँ पे ये याद रखना। और ये फॉरनर्स के लिए तब तक होगा जब वो यहाँ पे इंडिया की टेरिटरी में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे मैं छोटी सी और यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए है वो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ओनली फॉर इंडियंस। तो ऐसे कौन से आर्टिकल्स आते हैं, एक आता है आपका आर्टिकल 15, फिर है आपका यहाँ पे आर्टिकल 16, ठीक है, फिर है आपका यहाँ पे आर्टिकल 19, फिर है आपका यहाँ पे 29 और है आपका यहाँ पे 30। ठीक है, ये आपके यहाँ पे ये है आपके कल्चरल वाले। ठीक है, फिर 15 16 आपको यहीं दे रखा है, 19 आपका यहाँ पे फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी का जो पहला आर्टिकल है, जहाँ पे 6 आपको यहाँ पे राइट्स देखने को मिलती है, वो सब। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए है। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन से आर्टिकल्स आपके इंडियंस प्लस आपके यहाँ पे फॉरेनर्स के लिए भी है, तो ऐसे कौन से आर्टिकल्स है, तो देखो एक हो गया हमारे पास यहाँ पे 14, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। फिर यहाँ पे 20 हो गया, 21, 21A, ठीक है, राइट टू एजुकेशन वगैरह ये सब। फिर 22, 23, फिर 24 ये आपका है डिटेंशन से रिलेटेड। फिर आपका यहाँ पे ये एक्सप्लॉइटेशन वाले आर्टिकल्स हो गए 23, 24, चाइल्ड लेबर आता है आपका 24 में। फिर 25, 26, 27 और 28 जो आपके यहाँ पे रिलीजन से रिलेटेड है आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स आपके यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे दोनों के लिए ही है, बेसिकली यहाँ पे सिटीजन्स के लिए भी है और साथ ही साथ आपके फॉरेनर्स के लिए भी है। तो ये आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, यहाँ पे हो सकता है आपसे यहाँ पे इस बार पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सब बता दिया, यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग आर एंटाइटल टू गेट द बेनिफिट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एज इंश्राइंड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 14 यहाँ पे किन के लिए एप्लीकेबल है। अभी मैंने आपको यहाँ पे पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया, यहाँ पे आर्टिकल 14 इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों के लिए है,
और यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स है बेसिकली उन फॉरेनर्स के लिए जो इंडिया की टेरिटरी में है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है बार-बार यहाँ पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक? अब अगर हम यहाँ पे आगे बात करें इसके रिगार्डिंग, तो देखो यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आर्टिकल 14 कौन-कौन से में है? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो इंडियंस हैं उनके लिए तो है ही, जो यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं। पर जो अब्रॉड रह रहे हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर यहाँ पे आपको थर्ड दे रखा है कि फॉरेनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑब्वियस सी बात है, हाँ, ठीक है? जो टेरिटरी में रह रहे होंगे, और ऑल सिटीजन्स बोर्न इन इंडिया, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी आपके सिटीजन्स हैं जो यहाँ पे आपके बॉर्न हुए हैं इंडिया में, उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो तो आपके यहाँ पे इन ये भी आ जाएँगे ना जो अब्रॉड रह रहे हैं। जैसे मान लो आपके जो पढ़ने के लिए बाहर गए हैं, उनके लिए तो अब ये एप्लीकेबल नहीं होगा ना। भले वो इंडिया में पैदा हुए हैं, पर वो उस टाइम में मान लो यहाँ पे वो बाहर हैं, तो उनके लिए अब यहाँ पे वो आर्टिकल एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि लिविंग इन इंडिया, ठीक है? बॉर्न होने से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि वो उनके पास सिटीजनशिप इंडिया की हो, पर वो दूसरे कंट्री में जाके काम करते हो। पर जब वो इंडिया आएँगे तब फिर वो उनके लिए एप्लीकेबल होगा वो आर्टिकल। जब तक वो अपनी कंट्री से बाहर है, तब तक वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा आर्टिकल 14 उनके लिए, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना था, ठीक है? तो इसलिए हमारे यहाँ पे 4th ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे 1 एंड 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ये मैंने आपको बार-बार बोला है, यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेना, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है यहाँ पे कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है? एक ही साल में। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा आ रहा है, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, सीवीसी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वॉज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो किसके रिकमेंडेशन पे आपका यहाँ पे सीवीसी यहाँ पे सेटअप हुआ था, जो बेसिकली यहाँ पे एंटी करप्शन आप बोल सकते हो यहाँ पे कमीशन है, ठीक है, जिसको जो एक तरीके से यहाँ पे करप्शन को खत्म करने के लिए यहाँ पे काम करता है, तो वो आपका था यहाँ पे डी ऑप्शन, सथनम कमेटी, ठीक है? तो यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ पे संथानम कमेटी आप इस तरीके से यहाँ पे प्रोनाउंस कर लो, ठीक है? तो यहाँ पे संथानम कमेटी जो है बेसिकली यहाँ पे उनके रिकमेंडेशन पे आपका यहाँ पे सीवीसी यहाँ पे सेटअप हुआ था, जो कि आपका यहाँ पे एंटी करप्शन विंग है एक तरीके से, ठीक है? फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करें इससे रिलेटेड, तो ये आपका एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये भी याद रख लेना है। और अगर हम इसके रिगार्डिंग और आपको यहाँ पे जो दे रखे हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो जैसे कृपलानी आपको यहाँ पे दे रखा है, कृपलानी कमेटी आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था। फिर आपको दे रखा है यहाँ पे गोरवाला कमेटी, तो ये आपका यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था, ठीक है? फिर वहीं पे आपको दे रखा है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। अब इसके ऊपर भी पहले भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है यहाँ पे कंट्री के, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, और ये तो आपके यहाँ पे नाम में ही दिख जा रहा है, तो ये आप इजिली यहाँ पे पहचान भी लोगे, ठीक है? तो यहाँ पे विजिलेंस कमेटी जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन था, ये किसके अंडर यहाँ पे फॉर्म हुआ था, किसके रिकमेंडेशन पे? तो वो था आपका यहाँ पे संथानम कमेटी। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अपॉइंटेड दी राजा मन्नार कमेटी टू स्टडी दी सेंटर स्टेट रिलेशन। तो ये आपका था यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और देखो यहाँ पे ये जो कमेटी है इसके आपके यहाँ पे अगर बात करें इसके रिपोर्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे बोला था कि इंटरस्टेट काउंसिल आपका इमीडिएटली बनना चाहिए। पहली चीज़ यहाँ पे इन्होंने ये यहाँ पे रिकमेंड किया था, ठीक है? ये रिकमेंड कर सकते हैं सब, यहाँ पे याद रखना, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने पहली चीज़ रिकमेंड की, इंटरस्टेट काउंसिल बनना चाहिए। दूसरा यहाँ पे इन्होंने बोला कि यूनियन ऐसा कोई भी डिसीजन ना ले जिससे एक या एक से ज़्यादा स्टेट बेसिकली यहाँ पे अफेक्ट हो, ठीक है? कोई भी ऐसा डिसीजन से जिससे एक से ज़्यादा या एक से ज़्यादा स्टेट्स आपके यहाँ पे इफेक्ट हो, ऐसा कोई भी डिसीजन ना ले। यहाँ पे आफ्टर आपके यहाँ पे इंटरस्टेट काउंसिल बनने के बाद, ठीक है? इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। तीसरा आपका यहाँ पे बोला गया था कि जो आपका आर्टिकल 356 है, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल के यहाँ पे नाम से भी जानते हैं, या फिर आप बोल सकते हो स्टेट इमरजेंसी, तो वो यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे तभी लगनी चाहिए जब यहाँ पे एक एक्सट्रीम फेलियर आपको देखने को मिलता है, या फिर कंप्लीट फेलियर आपको देखने को मिलता है लॉ एंड ऑर्डर का, ठीक है? तभी यहाँ पे इसको लगाना चाहिए, वरना इसको नहीं लगाना चाहिए। और जैसा हम यहाँ पे देखते आ रहे हैं, यहाँ पे ये तो आपका जब से हमारा यहाँ पे देश आज़ाद हुआ है, तब से यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इमरजेंसी यूज़ हुई है, वो आपका यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल ही है। मतलब यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी ही सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पे यूज़ हुई है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने बेसिकली यहाँ पे इस कमेटी का फॉर्मेशन किया था, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मैंडेट ऑफ द धार कमीशन ऑफ 1948। मतलब यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ये क्यों बनाया गया था, ठीक है? तो ये बेसिकली बनाया गया था ताकि यहाँ पे गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे पाए ये लोग कि क्या गवर्नमेंट को स्टेट्स यहाँ पे जो डिवाइड वो कर रहे हैं, ठीक है, क्या उनको लिंग्विस्टिक वाइज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लिंग्विस्टिक मतलब हो गया कि जहाँ पे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे आपका यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेट अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका महाराष्ट्र था, ठीक है? यहाँ पे जो बना था महाराष्ट्र एंड गुजरात बना था बॉम्बे टूट के।
तो वो क्यों बना था? क्योंकि यहाँ पे मराठी लोग एक साथ थे तो महाराष्ट्र बन गया, और गुजराती लोग एक साथ थे यहाँ पे तो गुजरात बन गया, ठीक है? तो ये बेसिकली आपको देखने को मिला था यहाँ पे लिंग्विस्टिक डिवीजन में, ठीक है? तो यहाँ पे जब पहली बार जो आप बेसिकली आपका जो धार कमीशन बना था, तो यहाँ पे इसने रिकमेंड किया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे आपका डिवीजन नहीं करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव वे आपके यहाँ पे बेसिस पे करना चाहिए कि क्या आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कितनी देर तक, मतलब कितने एरिया तक कर पाओगे, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिवीजन करना चाहिए स्टेट्स का, ना कि आपके यहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा यहाँ पे ये होगा अपना बी ऑप्शन, टू रिकमेंड वेदर द स्टेट्स कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस और नॉट, ठीक है? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, क्योंकि इसके बाद जो आपकी एक आपका कमीशन आया था यहाँ पे, फैजल अली कमीशन, ठीक है? तो उसके थ्रू तो यहाँ पे कंफर्म हो ही गया था कि आपके यहाँ पे जो स्टेट्स होंगी वो आपके यहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही डिवाइड होनी है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे फैजल कमेटी ने, यहाँ पे आप बोलो फैजल अली कमीशन ने यहाँ पे यही रिकमेंड किया था और यही आगे जाके हुआ भी था। जो जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो आपका यहाँ पे बॉम्बे टूटा था, तो वो बेसिकली आपका यहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही टूटा है, मराठी और गुजराती, ठीक है? वो आपके धार कमीशन ने जो रिकमेंडेशन किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं टूटा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो आपका नहीं टूटा था, वो आपका यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक की केस पे आपका यहाँ पे टूटा था यहाँ पे जो, ठीक है? तो प्रोविंस आपको यहाँ पे याद रखना है, और प्रोविंस और स्टेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोविंस बेसिकली जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तब स्टेट्स को वो लोग प्रोविंस बोलते थे, ठीक है? तो यहाँ पे, और जब हम यहाँ पे अपने अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें इंडिपेंडेंस की, तो हम यहाँ पे स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन। क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन भी आपको वापस से वही कमिटीज का क्वेश्चन दे रखा है। एक तरफ आपको कमेटी की लिस्ट दे रखी है और एक तरफ यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दे रखा है कि किस बेसिस पे वो कमेटी बेसिकली यहाँ पे उन्होंने काम किया है, ठीक है? या फिर रिकमेंडेशन दिया है। तो पहला आपको यहाँ पे दे रखा है रंगराजन कमेटी। तो इन्होंने यहाँ पे जो इसका सब्जेक्ट था वो था आपका यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स इन पीएससी, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा यहाँ पे 3 पे। तो ए और बी ऑप्शन आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, सी और डी में से हमारे यहाँ पे कोई आंसर होगा। अब देखो पीएसई मतलब यहाँ पे क्या होता है, फुल फॉर्म इसका स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है? जो आपके यहाँ पे स्टेट की जो भी आपके यहाँ पे कंपनीज वगैरह हैं स्टेट गवर्नमेंट की, तो उसके रिलेटेड आपके यहाँ पे उसको हम बोलते हैं यहाँ पे पीएससी, ठीक है? फिर वहीं पे अगर हम आगे बात करें तो अगला आपको यहाँ पे दे रखा है नरसिम्हन कमेटी। तो यहाँ पे ये जो कमेटी, ये बेसिकली आपके यहाँ पे आपके यहाँ पे बैंकिंग के केस में, या फिर आप बोलो बैंकिंग के सेक्टर में रिफॉर्म लाना चाह रही थी, तो उसके केस में है, ठीक है? तो 4 अपना हो गया यहाँ पे बी। तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया सी ऑप्शन। तो डी हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। फिर केलकर कमेटी जो है यहाँ पे, ये टैक्स रिफॉर्म के केस की है, ठीक है? तो यहाँ पे इनका सब्जेक्ट है यहाँ पे टैक्स रिफॉर्म, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट पे आ जाएगा सी। और जो आपका यहाँ पे बचा है मल्होत्रा कमेटी, तो ये आपका यहाँ पे इंश्योरेंस के रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये जितने भी एटलीस्ट आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको कमिटीज दिख रही है ना, एटलीस्ट इनके बारे में आप जरूर यहाँ पे देख लेना। और जो यहाँ पे आपको जो जो यहाँ पे फैक्ट्स दे रखे हैं उनको तो आपको यहाँ पे हमेशा नोट डाउन करते हुए ही चलना है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है आगे जाके आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल जाए, या फिर इसमें से जैसे मान लो आगे जाके आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे कि मल्होत्रा कमेटी का यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, कोई एक ही कमेटी के बारे में पूछ लेगा, ऐसा भी हो सकता है ना? तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको यहाँ पे इसको तो नोट डाउन करते चलना ही है, पर यहाँ पे जो इसके रिगार्डिंग और भी चीज़ें वो भी आपको ज़रूर देख लेनी है, ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, द 9th शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय व्हिच अमेंडमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि शुरू में हमारे पास यहाँ पे 8 शेड्यूल थे, 9th वाला आपका यहाँ पे फर्स्ट से आया था, 10th वाला आपका यहाँ पे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, 11th आपका यहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, और 12th वाला आपका यहाँ पे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ये वाला आपका म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड है, ये आपका यहाँ पे पंचायती राज से रिलेटेड है, और ये आपका यहाँ पे 52nd जो आपका यहाँ पे आया था 10th शेड्यूल, ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। और 9th वाला आपका यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली आपका रिलेटेड है आपके यहाँ पे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड हो गया, या फिर आप बोलो ऐसे आपके स्टेट लॉज और गवर्नमेंट के यहाँ पे ऐसे लॉज जो यहाँ पे आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो जिनके लिए, ठीक है? तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे 9th वाले में दिख जाएंगी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा आ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस अ बजट हैज टू गो थ्रू इन द पार्लियामेंट, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे स्टेप्स बताने कि यहाँ पे क्या स्टेप्स फॉलो करता है यहाँ पे बजट, और उसका यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या, आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहला आपका यहाँ पे होता है प्रेजेंटेशन, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहला क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, ठीक है? तो वो आपको यहाँ पे दे रखा है, तो देखो पहले में ही आपको यहाँ पे दे रखा है, तो ये तो होता है आपका यहाँ पे पहला ही स्टेप। तो हमारे यहाँ पे शुरू होगा 1 से, तो हमारा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एलिमिनेट, ठीक है?
उसके बाद आपका यहाँ पे होता है जर्नल डिस्कशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारे स्टेप्स बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, फिर आप यहाँ पे मैच करते रहना। तो दूसरा आपका होता है यहाँ पे जर्नल डिस्कशन, वो आपको यहाँ पे नहीं दे रखा है। ठीक है, तीसरा आपका होता है यहाँ पे स्क्रूटनी। ठीक है, तो तीसरा आपका होता है यहाँ पे कोई भी आपके यहाँ पे स्क्रूटनी है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल कमिटी। ठीक है, डिपार्टमेंटल कमिटीज। तो ये होता है आपका यहाँ पे तीसरा स्टेप। ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये होता है आपका तीसरा। तो तीसरा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये हो जाएगा यहाँ पे दूसरा स्टेप। ठीक है, तो हमारा बी हमारा हमारा गलत हो जाएगा, हमें आंसर मिल गया यहाँ पे ए ऑप्शन। फिर यहाँ पे अगला आपका जो होता है, ये आपका होता है यहाँ पे वोटिंग होती है इसके बाद। ठीक है, तो वोटिंग होती है यहाँ पे किस पे, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ठीक है, ग्रांट के लिए बेसिकली यहाँ पे वोटिंग होती है, यहाँ पे याद रखना। फिर फिफ्थ आपका यहाँ पे होता है जो आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएशन बिल होता है। ठीक है, इसके यहाँ पे पास करना होता है, तो वो आपका होता है यहाँ पे फिफ्थ। अप्रोप्रिएशन बिल को यहाँ पे पास करना वाला जो स्टेप है वो होता है आपका यहाँ पे फिफ्थ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फोर दे रखा है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग थर्ड स्टेप। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट होता है, वो होता है आपका यहाँ पे पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। ठीक है, ये होता है आपका यहाँ पे लास्ट स्टेप। तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेने हैं, 6 के 6 स्टेप नोट डाउन कर लेने हैं। तो देखो ये वाला है आपका यहाँ पे चलो यहाँ पे इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। तो ये वाला है आपका यहाँ पे पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, और लास्ट वाला है आपका यहाँ पे पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। और ये आपका है यहाँ पे फोर्थ। तो हमारा आंसर होना चाहिए वन, फिर टू, फिर आएगा यहाँ पे फोर क्योंकि वो थर्ड आपका स्टेप हो जाएगा, और फिर आएगा लास्ट पे थ्री क्योंकि वो आपका फोर्थ स्टेप हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वरना जो रियल आपके स्टेप्स है वो आपके यहाँ पे ये लिखे हैं जो मैंने यहाँ पे ये होंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। और देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि बजट जैसा आपका कोई भी टर्म आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। ठीक है, मतलब आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बजट जो ये टर्म है ना, यहाँ पे बजट, ये आपको कहीं पे भी दिखा हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कहीं पे भी मेंशन नहीं है हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट टर्म। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो टर्म है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। आपको यहाँ पे देखने को मिलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपका होता है आर्टिकल नंबर 112। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे इस रिलेटेड याद रखते हैं, और ये आपके यहाँ पे स्टेप्स है जो आपको यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। ठीक, तो ना इसी के साथ हमने यहाँ पे 2016 और 2017 के जितने क्वेश्चन थे सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। तो एट द एंड आपको अगर रिवाइज करना हो तो डायरेक्ट आप पीडीएफ से कर सकते हो, और वीडियो को अगर आप देखना चाहो तो 1.5x पे देख के आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे पहली बार आए थे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अगर कोई भी आपको यहाँ पे डाउट होता है या फिर आपका कोई भी सजेशन होता है तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे हर एक का यहाँ पे कमेंट रिप्लाई करते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे जिसको भी जो भी डाउट होता है तो हम लोग यहाँ पे रिप्लाई करते ही हैं। ठीक है, तो चलो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।